हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। अभी अभी आप लोगों ने फुल लेंथ टेस्ट 6 का पेपर दिए हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे स्कोरिंग किए होंगे। हम लोग यहाँ पे पेपर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है। हमको पता है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है और ये वाला ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में क्या है? परऑक्सी लिंकेज है। क्या ये? परऑक्सी लिंकेज या परऑक्साइड लिंकेज हम बोल सकते हैं इसको। तो हमको पता है कि परऑक्सी लिंकेज में जो O एटम्स होते हैं उन पे चार्ज क्या होता है? -1। यहाँ पे चार्ज क्या होंगे? -1। यहाँ पे चार्ज क्या होंगे? -1। यहाँ पे क्या चार्ज होंगे? -1। इट मीन्स यहाँ पे क्या है? 4 एटम पे चार्ज कितने हो जाएंगे? -1। तो यहाँ पे हम लोग एक्स मेथड यूज करेंगे OS को फाइंड करने के लिए। मीन्स जिस एलिमेंट्स का OS फाइंड करना है उसको हम लोग एक्स लेट कर लेंगे। तो x प्लस 4 इंटू -1 प्लस यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्रोमियम के साइड ऑक्साइड लिंकेज बना रहा है। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? -2। ओवरऑल चार्ज कितना है यहाँ पे? 0। देन x इक्वल टू -4 -2 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू +6। तो जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, +6। 52 यहां पर 4 एलिमेंट्स दिया हुआ है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। आपसे ये पूछा जा रहा है कि +2 से +3 OS कौन इजी वे में जाएगा, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज कौन करेगा। तो हम लोग को पता है कि जिसका SRP सबसे कम होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रोमियम, यहाँ पर डाला हुआ है मैंगनीज, आयरन एंड क्या है? कोबाल्ट है। क्रोमियम का जो SRP वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ जो ये जो वैल्यू दिया हुआ है 3 + 2 2 प्लस दैट इज रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड SRP वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ जो वैल्यू दिया है 0.41 वोल्ट दिया हुआ है। मैंगनीज की अगर हम बात करते हैं तो 1.57 वोल्ट दिया हुआ है। अगर हम लोग आयरन के बारे में बात करते हैं तो 0.77 वोल्ट दिया हुआ है। देन कोबाल्ट दिया हुआ है 1.97। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो SRP का सबसे लीस्ट वैल्यू किसका है? SRP लीस्ट बेटर ऑक्सीडाइज OXIDIZED बेटर ऑक्सीडाइज। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि SRP का सबसे लीस्ट वैल्यू किस में आ रहा है? क्रोमियम में आ रहा है, -0.41 वोल्ट। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर कि यूजिंग द फॉलोइंग डेटा फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट डेल्टा G नॉट। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेल्टा G नॉट इक्वल टू -NF इनॉड सेल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स N क्या है? यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है? देखिएगा यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। इस पर अगर हम चार्ज निकालते हैं इस मैंगनीज पे तो कितना होगा बताइए जरा? x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -1। देन x इक्वल टू -1 प्लस 8 इक्वल टू +7। तो जरा देखिए यहाँ पर ये जो +7 है वो कितना मूव कर रहा है? +7 से +2 जा रहा है। ये आपका रिड्यूस हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है? 5 का चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है? फेराडेज। ये क्या है? फेराडेज। वैल्यू कितना होता है? 96500 होता है। और यहाँ पे ये आता है इनॉट सेल। हम लोग यहाँ पे इनॉट सेल फाइंड करेंगे। यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग +7 से या +2 ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? यहाँ पे हो रिडक्शन कौन सा वैल्यू देंगे? दिया हुआ है SRP वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है।
हम यहाँ पे देखें सीरियम +4 से गया +3, यहाँ पे ये भी कौन सा वैल्यू, यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है, कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, ये भी क्या है SRP वैल्यू दिया हुआ है, ये भी क्या है बताइए जरा, SRP वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ भी क्या दिया हुआ है, SRP वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो जरा हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC हम जो भी काम करेंगे SRP में करेंगे। जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस में करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में काम करेंगे। तो ऐसे फॉर्मूला होता है EMF ऑफ सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो यहाँ पे देखेंगे जिस SRP का बड़ा वाला वैल्यू, बिगर वैल्यू, वो क्या होगा, कैथोड में जाएगा। देखिए यहाँ पे +1.51 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है 1.61 वोल्ट है। तो बड़ा वैल्यू कौन सा है, 1.61 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कैथोड 1.61 माइनस, यहाँ पुट करेंगे एनोड, बट हमको लेना क्या है SRP वैल्यू। तो यहाँ पे ऑलरेडी SRP वैल्यू दिया हुआ है, क्या होगा 1.51 वोल्ट, 1.51 वोल्ट। देन जो मेरा वैल्यू आएगा 0.10 वोल्ट। तो एनोड का वैल्यू कितना हो गया, 0.10 वोल्ट। जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 4825 जूल के फॉर्म में। ये आंसर आएगा, किस में आएगा, जूल के फॉर्म में। बट हमको आंसर किस में निकालना है, किलो जूल में। किस में निकालना है, किलो जूल में आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 48250 किलो का वैल्यू कितना होता है 10⁻³ तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम लोग 10⁻³ कर देंगे। ये क्या आ गया, अब जैसे सॉल्व करेंगे इसको तो ये जो वैल्यू किलो हो गया ये इसको हम यहाँ से पॉइंट कर देंगे, तो 48.250 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया बताइए जरा, ऑप्शन 2 चला जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है निकेल से आपका निकेल 2+ जा रहा है, ठीक है, और ये वैल्यू दिया हुआ है। आपको मेनली फाइंड क्या करना है, EMF ऑफ सेल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, EMF ऑफ सेल फाइंड करना है। तो हम थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे EMF ऑफ सेल इक्वल टू क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। यहां जरा देखेंगे हम लोग Ni2+ से निकल, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज घट रहा है। ये क्या हो गया, रिडक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ भी, यहाँ पे SRP दिया हुआ है, ये भी क्या दिया है बताइए जरा सा, ये SRP दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू IUPAC हम जो भी काम करेंगे SRP में करेंगे। तो यहाँ जो बड़ा वैल्यू है वो क्या होगा, SRP होगा दोनों, और कहाँ जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। तो इसमें बड़ा वैल्यू कौन सा है जरा बताइएगा, 0.150। कैथोड कौन सा हो जाएगा, 0.150 हो जाएगा माइनस। यहाँ पे एनोड है, इसका कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग, SRP वैल्यू लेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे SRP वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ जरा बताइएगा, सॉरी यहाँ पे 0.250। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.150 माइनस माइनस प्लस 0.250 इक्वल टू कितना आ गया, 0.4। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पर है P0 A इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and the mole fraction of A in the mixture of two liquids A and B is X, then partial vapor pressure of A is। हम लोग को पता है according to Raoult's law partial pressure is proportional to क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब क्या होगा, PA इक्वल टू P0 A चाई A। ये जो फॉर्मूला है ये किससे टैली कर रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, 2। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड
by contact process 2SO2 plus O2 gives 2SO3. The rate of reaction was measured as DO2 by dt equal to 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter. Then the rate of reaction expressed in the term of SO3 will be. यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, सभी का रेट क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ SO2 का, तो यहाँ पे क्या होगा, -1/2 DSO2 by dt इक्वल टू -1/1 DO2 by dt इक्वल टू प्लस 1/2 DSO3 by dt। ये मेरा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। ये मेरा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। देन इसका रेट क्या होगा, बराबर होगा। तो ये गिवन मेरे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और ये वैल्यू DSO3 by dt फाइंड करना है। तो क्या होगा यहाँ पे 1/2 DSO3 by dt। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू DSO3 by dt। तो मेरा जो आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब 7 यहां जो बोल रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इफ 50% ऑफ अ सैंपल इज ऑफ कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड इन 120 मिनट्स। So how long will it take for 90% of the compound to decompose? यहां बोल रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उस रिएक्टेंट का 50% डिकम्पोज हो जा रहा है 120 मिनट्स में। हमको पता है 50% डिकम्पोज हो रहा है, मीन्स जो टाइम दिया हुआ दैट इज हाफ लाइफ टाइम, दैट इज हाफ लाइफ टाइम। क्या होता है हाफ लाइफ टाइम? द टाइम एट विच हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। देन टी हाफ आपका यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, कितना है 120 मिनट्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 50% डिकम्पोज कर रहा है, 50% यहाँ पे डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है। तो जब टी हाफ दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बाई टी हाफ, टी हाफ यानी कि यहाँ पे हो गया 0.693 बाई 120 मिनट्स। अब ये बोल रहा है कि 90% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है हम लोग को पता होना चाहिए, ये इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट बाई सी टी। सी नॉट यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और सी टी क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो यहाँ पे जो के का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर चुके हैं 0.693 बाई 120 इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग। मैं जो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा 100%, कितना 100 ग्राम हो गया, और 90% डिकम्पोज हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ है वहां पुट करते हैं, कितना बच गया 10, ये कट गया, ये कट गया, तो फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे 0.693 बाई 120 इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू कितना हो गया 1। देन टी इक्वल टू यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये जो 0.693 है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.30 बाई 120 इक्वल टू 2.303 बाई टी। अब यहाँ पे कट करेंगे हम लोग, ये और ये में क्या हो गया, कट हो गया। यहाँ पे 0.30 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए हम लोग। और यहाँ पे आ गया
40। तो जो टी निकलेगा, जो मेरा जो लास्ट आंसर होगा कितना होगा, 400 मिनट के अप्रोक्स आएगा आंसर। तो जो 400 मिनट्स है वो किससे इक्विवेलेंट है, 399 मिनट्स के इक्विवेलेंट है। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अगेन। यहां बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 17.535 दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का जो प्योर जो वेपर प्रेशर दिया हुआ कितना है, 17.535 mm दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे पी नॉट वाटर के यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू कितना है, 17.535 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम पानी के अंदर क्या डाल दिए हैं, ग्लूकोज डाल दिए हैं। क्या डाल दिए, ग्लूकोज डाल दिए। कितना डाल दिए बताइए जरा सा, 25 ग्राम डाल दिए। अब उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, पता होना चाहिए राल्स लॉ से, रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू किसका प्रपोर्शन होता है यहाँ पे बताइएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब डेटा को पुट करेंगे। यहाँ पे जो पी नॉट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 17.535 माइनस ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, ये फाइंड कर लेंगे हम लोग। पी नॉट अगर हम पुट कर देंगे 17.535, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे। तो चूंकि डिनोमिनेटर में क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। देन 17.535 माइनस पी एस बाई 17.535 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। कैसे फाइंड करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। मेरा सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है देखेंगे जरा सा हम लोग, 25 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, 25 ग्राम पुट कर देंगे हम लोग। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 180 जितना ग्राम हो जाएगा। इसके बाद मोल ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मास कितना दिया हुआ है, 450 ग्राम, 450 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। देन इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद मेरा जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो होगा 17.44 mm ऑफ Hg। यानी ऑप्शन कौन हो गया बताइए जरा सा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। यहां पर सिल्वर प्लस है, प्लस NH3 से AgNH3 बन रहा है। यहाँ का जो K1 इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, ये जो फॉर्मेशन कांस्टेंट ये कुछ नहीं, एक्चुअली में ये एक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। ओके, तो आपसे ये पूछ रहा है कि AgNH3 का फॉर्मेशन कांस्टेंट कितना होगा। तो मेरे पास दो रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन दिया हुआ है और एक ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इस दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, अगर ये दोनों रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा जरा बताइएगा, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो नीचे में क्या बचेगा मेरे पास, Ag प्लस, और क्या बचेंगे यहाँ बताइए जरा बताइएगा, प्लस यहाँ पे 2 मोल ऑफ NH3, 2 मोल ऑफ NH3, और ये बड़ा क्या कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, तो AgNH3 2 प्लस। यहां देखिए इसका आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इस वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो जब देखेंगे हम लोग ये जो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन को ऐड करने पे आया। ठीक है, इसका जो दिया हुआ है K1 दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे K2 दिया हुआ है। अगर हम किसी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं
तो जो नया जो फॉर्मेशन कांस्टेंट आएगा वो पहले वाले दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। मींस जो नया वाला जो के आएगा वो K1 एंड K2 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो K1 मेरे पास कितना दिया हुआ है, देखेंगे हम लोग 3.5 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻³ दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6.08 इंटू 10⁻⁻6। यह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगेन अगर किसी दो रिएक्शन को हम लोग ऐड करते हैं तो जो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, पहले दो वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो K इक्वल टू यहाँ पे क्या K1 इंटू K2, K1 का वैल्यू दिया हुआ है, K2 का वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए और जो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा जिसको फॉर्मेशन कांस्टेंट वो आएगा 6.08 इंटू 10⁻⁻6। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यहां बोल रहा है इन द इक्वेशन H2S प्लस 2 मोल ऑफ HNO3 गिव्स 2H2O प्लस 2NO2 प्लस सल्फर S। आपसे यह पूछा जा रहा है कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज। यहाँ पे जो H2S है इस वाले का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो सबसे पहले इस H2S पे हम लोग पहले चार्ज निकाल देंगे। ये कितना हो जाएगा, इसका हो गया +2 तो या -2। यहाँ पे क्या हो गया जरा बताइएगा 0। तो ये क्या हो रहा है -2 से 0 हो रहा है, कितना तो चेंजिंग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। देर हम का इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। कितना वैलेंसी, जब बताइए कितना वैलेंसी फैक्टर 2, कितना दिया हुआ है 2 और मोलर मास कितना है सल्फाइड का H2S 34, काट दिए कितना आ गया 17। तो मैं जो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बोलते हैं यहाँ पे द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 4 to 6 DMQ। क्या दिया हुआ है, जो चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है 4 to 6 DMQ दिया हुआ है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm। आपसे क्या फाइंड करना है, वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो W इक्वल टू होता है -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। यहां पर जरा देखेंगे हम लोग, मेरा जो P एक्सटर्नल है वो कितना गिवन है, तो 3 atms गिवन दिया हुआ है। V2 मेरा जो फाइनल वॉल्यूम कितना है 6 DMQ, क्या दिया हुआ है 6 DMQ दिया हुआ है और इनिशियल में कितना दिया 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना होगा -3 इंटू 2 इक्वल टू -6। अगर पता है लीटर ATM या फिर लीटर 1 लीटर इक्वल टू 1 DM³ होता है। ठीक है, तो यहां जो इसका जो यूनिट है वो क्या, बताइए यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर ATM हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या आ गया आंसर, लीटर ATM आ गया। बट यहाँ जो आंसर जूल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है। फिर से इसको हम कन्वर्ट कर देंगे -6 इंटू 101.3। जब इसको वैल्यू पुट के सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा -608 जूल। यहाँ पे यूनिट को कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे यूनिट में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1 will produce shortest
वेवलेंथ इन, इसको थोड़ा सा फिर से करते हैं भैया इसको ना, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे कब फिर से। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 विल प्रोड्यूस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। यहां जो टर्न मूव कर रहा है वो n से लेकर n इक्वल टू से n इक्वल टू 1 जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, तो मेरे पास एक रेडबर्ग फार्मूला होता है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे तो सभी एलिमेंट्स के लिए n1 और ये क्या है n1 और n2 का वैल्यू क्या है, सेम दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो 1 बाई लैम्डा है वो किसका प्रोपोर्शनल हो गया, जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, मीन्स एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल हो गया। मीन्स लैम्डा इक्वल टू 1 बाई जेड स्क्वायर, लैम्डा 1 बाई जेड स्क्वायर। अगर लैम्डा का वैल्यू बढ़ाएंगे, इंक्रीज करवाएंगे, तो जेड का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लैम्डा का वैल्यू कम करना है तो जेड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस एलिमेंट नाम, यहाँ पे लिथियम दिया हुआ है, लिथियम 2+ दिया हुआ है, यहाँ पे हीलियम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, H+ है। इसमें कितना होता है, 3 होता है जेड का वैल्यू, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो अगर जेड का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिथियम 2+। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। यहां बोल रहा है चूज द अरेंजमेंट ऑफ which shows the increasing value of E by m for electron, proton, neutron and alpha particle। हमको E by m रेशियो फाइंड करना है, किसके लिए फाइंड करना है, E by m रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज बाई मास रेशियो, क्या बोलेंगे, चार्ज बाई मास रेशियो फाइंड करेंगे। किसके लिए फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए और अल्फा के लिए। याद रहे यहां जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में लिखेंगे और जो मास है वो किस फॉर्म में लिखेंगे, हम लोग एटॉम AMU के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1, और मास कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, 1/1837। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन का, ठीक है, तो मास कितना हो जाएगा प्रोटॉन का, 1, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स का, तो चार्ज कितना होता है, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 मास हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं अल्फा का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज 2 ले लेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, 1837, यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 0.5 आ गया, कट गया 1/2। तो देख रहे हैं जो E/m सबसे अधिक किसका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का है। किसका, यहाँ जरा देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स का है। देन किसका है, प्रोटॉन्स का है। देन किसका है बताइए जरा सा, अल्फा पार्टिकल का है। और सबसे कम किसका है बताइएगा जरा सा, न्यूट्रॉन का है। तो मेरा आंसर कौन सा होगा जरा बताइएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन 1 इज राइट। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, डेल्टा H आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT ये होता है, ठीक है। ये डेल्टा Ng क्या है, यहाँ पे जो डेल्टा Ng है वो है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ
गैसियस रिएक्टेंट। अब जब देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे डेल्टा एन जी इक्वल टू, यहाँ पे टोटल मोल कितना है बताइएगा, 2 मोल है प्रोडक्ट में, 2 हो गया। टोटल मोल रिएक्टेंट का कितना है गैसियस का, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग कितना हो गया 4, तो कितना आ गया -2। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस -2 आर टी, देन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई -2 आर टी। अब हम चेक करना है कि कौन सा मेरा ऑप्शन करेक्ट है, तो डेल्टा ई -2 आर टी, डेल्टा ई -2 आर टी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोलता है यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया हुआ है -188 किलो जूल एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया हुआ -286 किलो जूल पर मोल। द एंथैल्पी ऑफ चेंज फॉर द रिएक्शन, ये H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2, इसका एंथैल्पी चेंज मींस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है यहां पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, बस पुट कर देंगे फॉर्मूला पे। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस वाटर, कितना दिया हुआ है वाटर का -188, कितना दिया हुआ है -188, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू -188। ठीक है, अगेन यहाँ पे है प्लस O2, जो कि ये O2 एलिमेंट्री स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, क्या ले लेंगे हम लोग 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग माइनस। हम बात करते हैं रिएक्टेंट का, ये क्या है H2O2, तो क्या यहाँ पे मेरा गिवन है, डेटा गिवन है 2N2। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 कितना दिया हुआ है, देखेंगे हम लोग -286 दिया हुआ है। बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा जरा बताइएगा, 8 2 जा 16 -376, यहाँ पे क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया यहाँ पे। यहाँ पे आ गया 572। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 196 किलो जूल। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा जरा बताइएगा, ऑप्शन 1 इज राइट। हम लोग अगेन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया हुआ है जो कहां से कहां जा रहा है, ए से आपका जा रहा है 2B की तरफ। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि ये 3 स्टेप में हो रहा है, ये जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में हो रहा है। ए से जा रहा है सी, तो कितना चेंजिंग हुआ, क्यू हीट रिलीज किया यहाँ पे 1/2, तो बी से डेल्टा एच यहाँ पे एक्स गिवन है। जब सी से डी गया तो डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे भी हो गया। तो यहाँ बोलता है कि कौन सा रिलेशन सही होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे हम लोग हेस लॉ अप्लाई करेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, हेस लॉ अप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए कि हमारा कोई रिएक्शन है वो डायरेक्ट एक्स से बन रहा है ए, ठीक है, और यहाँ पे जो डेल्टा एच है उसका एक्सचेंजिंग कितना हो रहा है, हीट एक्सचेंजिंग डेल्टा एच मान लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 आप देख रहे हैं, ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए गिव्स टू बी परस्यूड थ्रू फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। 3 स्टेप में ए से बी जा रहा है, तो आपका हीट ऑफ रिएक्शन को बताना है। तो हम लोग को पता है हेस लॉ। हेस लॉ ये बोलता है, मान लो कोई रिएक्शन है, अगर वो ए से जा रहा है बी, ए से जा रहा है बी, अगर यहाँ पे जो चेंजिंग है हीट का वो डेल्टा एच दिया हुआ है, सेम रिएक्शन वो मल्टीपल स्टेप में ऑक्यूपाइड करता है। ए से जाएगा
एक्स देन वाई, यहाँ पे देन बी बनता है। जब ए से जब एक्स गया वहां भी मान लीजिए कि ये x1 डेल्टा x1 हीट चेंज हुआ। जब x से गया y तो यहाँ पे डेल्टा x2 हीट चेंजिंग हुआ। अब y से जब गया b तो यहाँ पे डेल्टा x3 चेंज हुआ। तो यहाँ पे जो जितना हीट एक सिंगल स्टेप में लगा है उतना ही हीट कितना सभी के मल्टीपल सम के बराबर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए गिव्स टू बी प्रोसीड थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। यहाँ पे ए गिव्स सी दिया हुआ है, सी गिव्स डी वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा एच का, वहां पे dy2 बी गिव्स डेल्टा एक्स दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना है हीट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है। तो पता है यहाँ से ए से जब ये 2b गया तो मेरा कितना हीट निकला डेल्टा एच। क्या फाइंड किया हम लोग, हीट ऑफ रिएक्शन कितना डेल्टा एच हो गया। सेम रिएक्शन है जब ए से अगर जाता है सी की तरफ तो कितना हो गया यहाँ पे, ये क्यू हीट अप्लाइड हुआ यहाँ पे। फिर सी से जाता है यहाँ पर डी तो कितना हीट यहाँ पे रीच किया भी, डेल्टा यहाँ पे भी दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है हम क्या करते हैं, इसको 2 से सही में डिवाइड करते हैं तो ये और ये कट गया, मीन्स डी से यहाँ पे क्या जा रहा है 2b। तो कितना चेंजिंग हो रहा है, x हीट का चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x हो गया। यहाँ पे जब ये d से जब 2b गया तो कितना हीट का चेंजिंग हुआ, यहाँ पे 2x का हीट का चेंज हुआ। यहाँ पे बस हम लोग हेस लॉ अप्लाइड कर देंगे और ये डेल्टा एच इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा q प्लस v प्लस 2x। बस हेस लॉ को अप्लाई करेंगे, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द गैसियस रिएक्शन A प्लस B गिव्स 2C प्लस D प्लस Q दिया हुआ है, इज मोस्ट फेवर्ड एट। ये जो रिएक्शन है वो एक अच्छा फेवर्ड कब करेगा, किस कंडीशन में करेगा, वो हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन से क्या मालूम चल रहा है, इस रिएक्शन से ये मालूम चल रहा है ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, टी को लो होना पड़ेगा इस रिएक्शन को फेवर्ड होने के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं प्रेशर का, ठीक है, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस में तो यहां पर क्या होता है कि जो रिएक्शन जो है वो बैकवर्डली मूव करेगा, मींस जहां पे लेसन नंबर ऑफ मोल्स है वो उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को भी यहां पे क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी लो प्रेशर लो, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास 68। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस heated in a closed vessel at equilibrium. The 34 grams of ammonia are present. The equilibrium number of moles of nitrogen, hydrogens, ammonia are respectively. Question number 68. 56 grams of nitrogen and 8 grams of hydrogen gas heated in a closed vessel. At equilibrium 34 ग्राम ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट। एक्विलिब्रियम पे क्या है, 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है। ठीक है, द एक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया आर रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है एक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया का मोल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन लिखेंगे। ये क्या है बताइएगा, N2 प्लस यहाँ पे क्या हो गया H2, ये क्या बनेगा NH3। बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे N2 या कितना दिया हुआ है, 56 ग्राम दिया हुआ है इनिशियली, 56 ग्राम यहाँ पे इनिशियली दिया हुआ है ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे बोल दिया कि 3H2 कितना मास दिया हुआ है, यहाँ पे इनिशियली 8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है,
जब हम इक्विलिब्रियम का बात करें, यहाँ पे पहले मोल निकालते हैं हम लोग, ठीक है, इसका मोल निकाल लेते हैं। तो कितना होगा, N2 का यहाँ पे 28, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे बताइएगा, तो ये 2 मोल हो गया, ये 4 मोल हो गया, ये 0 मोल हो गया, ठीक है। अगर हम इक्विलिब्रियम पे अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे भी निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 माइनस एक्स, 4 माइनस 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। और आपको ये बोल दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है कि इक्विलिब्रियम पे जो अमोनिया का मास कितना है 34 ग्राम है, तो इक्विलिब्रियम पे NH3 का ये मोल कितना हो जाएगा, मोल तो 34/17 इक्वल टू 2, मीन्स इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का 2 मोल मेरा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या वैल्यू दिया 2x है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए जरा सा 2x, इक्विलिब्रियम पे कितना मोल बन रहा है 2x बन रहा है, मोल कितना दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे 2 दिया हुआ है, इट मींस 2x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, देन x इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे पुट करेंगे एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ N2, मोल ऑफ N2 कितना, यहाँ पे 2 माइनस एक्स दिया हुआ है, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ हाइड्रोजन, किसका निकालेंगे हम लोग, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, 4 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया। और इक्विलिब्रियम मोल ऑफ NH3 यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइएगा 2x, यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, क्या किया बताइएगा 1 हो गया, यहाँ पे ये भी 1 हो गया, और यहाँ पे 1, N2 का मोल 1 होगा, हाइड्रोजन का मोल 1 होगा, अमोनिया का मोल 2 हो जाएगा, 1 1 2 1 1 2, तो मतलब ऑप्शन को मैच करेंगे हम लोग, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 1। आई होप कि आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस है अब फ्रॉम 69 आपको अंकित सर आके इस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो आज का जो टेस्ट पेपर होने वाला है संडे को, जो 21 अप्रैल को हो रहा है, जो आपने एग्ज़ाम दिया है, होपफुली अभी तक आपका मार्क्स इम्प्रूव हुआ होगा, और ये जो टेस्ट है वो आपको हेल्प कर रहा होगा आपका मार्क्स इम्प्रूव करने में। तो बच्चों, और ये जो सॉल्यूशंस जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब के थ्रू, यहाँ पे आप अपने ईच एंड एवरी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, आपके अंदर जो भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लैकिंग हो रहा है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन केमिस्ट्री पेपर का। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 69 से। कहां से स्टार्ट करता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कहां से 69 से। आइए देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है बच्चों, IE1 एंड IE2, मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, कितना गिवन है बच्चों, मैग्नीशियम का गिवन है, कितना गिवन है 178 एंड 348 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, फिर आपको देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, बोला है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द क्या बच्चों, रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा है, मतलब इस रिएक्शन के लिए आपको क्या पूछा है, आयनाइजेशन एनर्जी आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये Mg कहां जा रहा है, Mg2+ में। ये जो Mg है वो कहां जा रहा है, Mg2+ में, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। तो ये आपको IE1 दिया है, IE2 दिया है, मतलब आपको पूछा गया है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। आपको क्या पूछा गया है बच्चों, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव क्या, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव
सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, इसका मतलब है आपको निकालना पड़ेगा IE1 प्लस IE2। तो आप देखिए IE1 आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है बच्चों 178। IE2 कितना गिवन है 348। तो आप देखिए जब आप दोनों का सम करोगे तो ये आएगा 526 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। आइए छोटू, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा है। पूछा है विच ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब जो 4 ऑप्शन दिया है कौन सा ऑप्शन क्या है बच्चों करेक्ट है। तो सबसे पहले आप देखो ऑप्शन नंबर 1 को देखो क्या लिखा है, IE3 ऑफ कार्बन इज मोर देन नाइट्रोजन। तो सबसे पहली बात यह है बच्चों कि IE3 का मतलब है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी वहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। तो हम एक काम करता है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, कार्बन पे 2 प्लस कर देता है और नाइट्रोजन पे भी 2 प्लस कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या हो गया है रिमूव हो चुका है। अब आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों 6 होता है, 2 लूज किया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे 4 हो गया है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे n पे कितना होता है 7, 2 लूज किया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये होगा 1s2 2s2। तो s का 1 बॉक्स होता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है बच्चों कि ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया है। क्या अचीव किया है ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या किया ये अचीव किया है, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसका लिखता हूं तो ये क्या लिखोगे आप 1s2 2s2 2p1। तो p का 3 बॉक्सेस होता है, वहां 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है। मतलब ये जो N2 प्लस है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा, वो कहीं से भी स्टेबल नहीं हो रहा। लेकिन कार्बन 2 प्लस में देख रहे हो कि ये फुलफिल्ड और ये क्या हो रहा है स्टेबल हो रहा है। मतलब कार्बन 2 प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उस स्टेबल सिस्टम को ब्रेक करने के लिए। मतलब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि IE3 ऑफ कार्बन इज हायर देन क्या नाइट्रोजन। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस है। अभी और भी देखते हैं, 2 भी करेक्ट हो सकता है, 3 भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है ऑल ऑफ दिस दिया हुआ। तो इस बात को ध्यान रखें। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा है IE2 ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन क्या ऑक्सीजन। अब IE2 का मतलब क्या है बच्चों सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। IE2 का मतलब क्या है बच्चों सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है, आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो चलिए पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं इससे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा N प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा O प्लस हो जाएगा। तो आप सोचिए कि N प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन 6 होगा, O प्लस में कितना होगा 7। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आप क्या लिखोगे 1s2 1s2 2s2 2p3 है ना बच्चों। तो p का बॉक्सेस कितना होगा 3 बॉक्सेस होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 3। तो आप ये देख पा रहे हो कि हाफ फील्ड है। क्या है बच्चों ये हाफ फील्ड है ना। तो हाफ फील्ड मतलब स्टेबल सिस्टम हो गया, मतलब यहां एनर्जी क्या देना पड़ेगा ज्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। अब देखो क्या लिखा है बच्चों, लिखा है IE1 ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन क्या ऑक्सीजन। तो आपको पता है ये कार्बन हो गया, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये क्या फ्लोरीन। तो आपको पता है इन जनरल केस में अगर देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करता है इंक्रीज करता है। तो पक्का है कि फ्लोरीन का हायर होगा किससे ऑक्सीजन से। मतलब 3 भी करेक्ट है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा ऑल ऑफ दिस। 1 भी करेक्ट था, 2 भी करेक्ट था और 3 भी करेक्ट था। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑल ऑफ दिस। आगे देखिए बच्चों, लिखा है क्वेश्चन नंबर 71 में मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। लिखा हुआ है मैच कॉलम 1
विथ कॉलम क्या 2, मतलब 1 को 2 के साथ क्या करना है आपको मैच करना है, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा कौन करेक्ट है और कौन क्या है इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले आप देखिए ए पे क्या लिखा हुआ है, आयनाइजेशन क्या एनर्जी। तो बच्चों अभी जस्ट मैंने आपको बोला था, आप ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये क्या फ्लोरीन, है ना बच्चों। तो अगर सिंपली ये आयनाइजेशन एनर्जी बोला है, क्या बोला है आयनाइजेशन एनर्जी बोला है, इसका मतलब है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रही है। अगर सिंपल लैंग्वेज में केवल आपको आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाए, मतलब वो एज्यूम किया गया है कि वो पहला इलेक्ट्रॉन ही आपको रिमूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो आपको पता है कि जो लेफ्ट टू राइट होगा उसमें जो अपन का आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कहीं हाफ फिल ना हो। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p क्या लिखोगे 3। तो p का 3 बॉक्सेस है और 3 बॉक्सेस में कितना इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हाफ फिल्ड। तो अगर ये हाफ फिल्ड है मतलब ये स्टेबल सिस्टम है। तो भैया जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी, बोलो मैंने क्या बोला, जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होता है उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो अपने एडजेसेंट वाले एलिमेंट से ज्यादा होता है। याद रखिएगा, जिनका हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका आयनाइजेशन एनर्जी अपने एडजेसेंट वाले एलिमेंट से ज्यादा होगा, या तो लेफ्ट वाले से ज्यादा होगा या तो राइट वाले से ज्यादा होगा, ठीक है, एडजेसेंट वाले एलिमेंट से। तो आप देख पा रहे हो कि फ्लोरीन तो एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है, तो सबसे हाईएस्ट किसका होगा फ्लोरीन का। उसके बाद किसका होगा बताओ, नाइट्रोजन का, क्योंकि ये तो हाफ फिल्ड है। उसके बाद किसका होगा, कार्बन या ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, क्योंकि ये तो इसका एडिशन है नहीं, तो लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। उसके बाद कौन आएगा कार्बन, तो यहां तो कार्बन है नहीं, है ना, तो बस ये देखना है। तो बिल्कुल ये तो सही लिखा हुआ है, मतलब ए का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, है ना बच्चों, ए का पी। अब देखो बच्चों नंबर बी पे क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक रेडियस। क्या लिखा है बच्चों, एटॉमिक रेडियस। तो आप देखिए ये हो गया सोडियम, उसके नीचे क्या आएगा पोटेशियम, है ना बच्चों, और साथ में कौन है मैग्नीशियम, ये हो गया मैग्नीशियम, ठीक है। तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम साइज क्या करता है, रेडियस का मतलब साइज क्या करता है इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है डिक्रीज करता है। तो आप देखिए सबसे बड़ा साइज किसका है पोटेशियम का, उसके बाद किसका सोडियम का, उसके बाद किसका, मतलब ये भी सही है। तो ये क्या सही है एटॉमिक रेडियस सही है, बी का एस, है ना। अब देखिए मेटालिक कैरेक्टर, तो आपको पता है ये हो गया लिथियम, बेरिलियम और ये हो गया बोरोन। तो बच्चों लेफ्ट टू राइट आपको पता है कि साइज क्या करता है बच्चों डिक्रीज करता है, साइज क्या करता है डिक्रीज करता है। तो आप याद रखिए बच्चों मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है दे हैव मेटालिक फीचर। तो मेटल्स होते क्या है, जो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दे हैव हाई मेटालिक कैरेक्टर, है ना बच्चों, दे हैव हाई मेटालिक क्या कैरेक्टर। तो देखिए तो एटम का साइज जितना बड़ा होगा उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन उतना क्या होगा कम होगा न्यूक्लियस के साथ, और उसका निकलना उतना क्या होगा इजी, दे हैव मोर क्या मेटालिक क्या कैरेक्टर। तो आप देखिए लिथियम बेरिलियम बोरोन साइज क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे बड़ा मेटल कौन है लिथियम, तो दे हैव मोर मेटालिक क्या कैरेक्टर। तो ये सही लिखा है आर, मतलब बच्चों सी का क्या होगा आर, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो ये तो ऑक्सीजन फैमिली वाले में हर बच्चे को मैं बोलता हूं कि ऑर्डर याद रखना। तो आप देखिए क्या ऑप्शन हो गया अपन का, ए का आ गया पी, ठीक है ए का पी, बाकी में तो है ही नहीं। बी का क्या आ गया था अपन का, बी का आ गया था एस, बी का क्या आ गया था एस, सी का क्या आ गया अपन का, सी का आ गया आर, और डी का क्या आ गया क्यू, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस। तो देखिए यहां पे एक ऑप्शन देखने के बाद भी सारा बन जा रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया हूं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखिए क्या बोला है, इन कॉलम 1 द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन वेयर ए इज द सेंट्रल एटम, बी इज द क्या, ए क्या है सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट किया है,
बी किसको रिप्रेजेंट किया है, साइड एटम को, और ई क्या रिप्रेजेंट किया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ये कौन कौन सा मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एक है ए B4E, है ना, ई का मतलब लोन पेयर है बच्चों, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। और ए है सेंट्रल एलिमेंट और बी क्या है, सराउंडिंग। तो ये देखिए ए है ना बच्चों। अब यहां पे क्या बोला है आपको, B4, क्या बोला है आपको, B4, मतलब सराउंडिंग एलिमेंट यहां पे B4 है ना। तो लगा दीजिए बी बी बी, और ये क्या हो गया बच्चों, बी, है ना। अब देखिए बच्चों, ई लोन पेयर है, तो यहां पे एक लोन पेयर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। अब देखिए ये क्या लिखा है, AB3E2, क्या है बच्चों, A B3, क्या बच्चों, E2, है ना। तो ये A हो गया बच्चों, ये B हो गया, B हो गया, ये B हो गया, और कितना लोन पेयर है बच्चों, दे हैव 2 लोन पेयर, ओके। और क्या है बच्चों, AB5E, क्या है बच्चों, AB5 क्या, E, AB5, AB5, AB5 क्या, ई का मतलब एक लोन पेयर, है ना बच्चों। नेक्स्ट में क्या है, AB4E2, AB4E2, मतलब दे हैव 2 लोन पेयर। तो आपको दिख ही रहा है ना, ये देखिए बच्चों, ये तो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्री क्या आता है, इसका शेप क्या आता है, स्क्वायर क्या, प्लेनर। तो भैया AB4E2 ये है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर क्या, प्लेनर, है ना। तो D का 2, तो D का 2 में तो हमारे पास ये और ये गया, बस ये 2 ऑप्शन बच रहा है ना, तो D का 2 हो गया, है ना बच्चों। अब आपने कभी नोटिस किया होगा, ये टी शेप है, ये क्या है बच्चों, टी शेप, ये क्या है बच्चों, टी क्या शेप, है ना बाबा, टी क्या शेप। तो देखिए टी शेप कौन हो गया, AB3E2, AB3E2 मतलब B का क्या आ गया, 1, अपन का B का क्या आ गया बच्चों, 1। देखिए B का 1 यहाँ पे है, B का यहाँ 4 क्या है, तो ये रॉन्ग हो गया, है ना बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द क्या, करेक्ट चॉइस, ठीक है। तो ये आपने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना। तो बस शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन है। आगे देखिए बच्चों, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा बॉन्ड ऑर्डर। क्या पढ़ा होगा बच्चों आपने टॉपिक, बॉन्ड क्या ऑर्डर, है ना। तो आपको पता है कि Li2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है बच्चों, 1 होता है। C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होता है, 2 होता है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बच्चों, 3 होता है। और ये तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, He2, का BO कितना होता है, 0। तो आइए देखिए मैच करते हैं। तो A का क्या आना चाहिए अपन के पास, 3, है ना, A का 3, A का 3, ठीक है। और B का अपन का क्या आना चाहिए, 1, B का क्या आना चाहिए, 1। C का क्या आना चाहिए अपन का, 4, सही बात है। D का क्या आना चाहिए, 2, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इज द क्या, करेक्ट चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने सही भी करा होगा। अब देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इथाइल आयोडाइड ऑन रिएक्शन विथ पोटेशियम नाइट्राइट। ये देखिए बच्चों, ये अपन का हो गया C2H5 इथाइल आयोडाइड, और साथ में क्या लिया गया, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट, मतलब लिया गया KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए, आपको पता है यहां से कौन जाएगा, K जाएगा, और यहां से कौन जाएगा, I जाएगा। तो आप बताइए क्या बन जाएगा, C2H5 क्या बन जाएगा बच्चों, C2 क्या H5, और ये क्या हो जाएगा, NO2, है ना। तो आप देखिए तो ये बन जाएगा इथाइल नाइट्राइट। क्या बन जाएगा, इथाइल क्या नाइट्राइट। देखो ये तो दिख रहा है कि 3 नहीं होगा और 4 नहीं होगा। अब आप पूछोगे सर ये नाइट्रो इथेन क्यों नहीं होगा।
ये नाइट्रोइथेन क्यों नहीं होगा? तो सबसे पहली बात ये है बच्चों, अगर मैं KNO2 को ब्रेक करूं तो ये कैसे ब्रेक होगा? K प्लस NO2 क्या? माइनस। K प्लस NO2 क्या? माइनस। ठीक है, तो बच्चों ये जो NO2 माइनस है ये है NO2 माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये जो इथाइल है ना ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं नाइट्रोइथेन बोलता, क्या बोलता मैं? नाइट्रोइथेन, इसका मतलब होता कि ये जो इथेन है ना वो N के साथ कनेक्टेड है। देखो आपको यहां पे दिख रहा है N के साथ, लेकिन इसका नेम मैंने क्या बोला? इथाइल नाइट्राइट। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस। अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड का कौन फीचर नहीं है, कौन उसका कैरेक्टर नहीं है, कौन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा? तो लिखा हुआ है पाई बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन ए सिग्मा बॉन्ड इज ऑलरेडी फॉर्म। ये तो सही बात है कि दो एलिमेंट के बाद, दो एलिमेंट के बीच में पाई बॉन्ड तब बनता है जब दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका होता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 3 देखिए, पाई बॉन्ड मे बी फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल। सही बात है, याद है आपको कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और ये क्या था? कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो pp का अगर कोलैटरल कराया जाए तो पाई बॉन्ड तो बनता है, मतलब ये भी करेक्ट है। अब लिखा है कि पाई बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम लैटरल ओवरलैपिंग, वही तो मैं बोल रहा था, है ना, कोएक्सियल और क्या? कोलैटरल। मतलब 1 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है और 4 भी करेक्ट है। ये तो पक्का चल रहा है कि 2 तो इनका वही पूछा है आपको। बोला है कि पाई बॉन्ड आर फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल ना, ये तो बनता है प्योर p ऑर्बिटल से, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए बच्चों क्या है, लिखा है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये देखिए, ये हो गया क्रोमियम, ये हो गया मॉलिब्डेनम, और ये क्या हो गया? टंगस्टन। तो ये आपको याद रखने की बात है कि अगर मैं +6 की बात करूं तो टंगस्टन +6 इज मोर स्टेबल देन मॉलिब्डेनम +6 इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम +6। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। अब देखिए बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए, ये आपने लिया पोटेशियम आयोडाइड और ये आपने लिया परमैंगनेट आयन, और यहाँ पे मीडियम क्या है? एसिडिक है। H+ का मतलब मीडियम क्या है? एसिडिक। तो आप देख पा रहे हो कि ये +7 से +2 में जा रहा है। सही बात है, मीडियम एसिडिक है। तो आपको ये याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में ये जो Ki है मतलब क्या? आयोडाइड है, I- ये जाता है आयोडीन में। कहा जाता है? आयोडीन में। मतलब जो P है वो क्या है? I2 है। तो ऐसा ऑप्शन तो मेरे को 2 ही दिख रहा है, सॉरी मेरा ऑप्शन ऐसा कौन कौन सा दिख रहा है? अब दिख रहा है हमारा या तो 2 में होगा या तो कहां होगा? 4 में होगा। तो ये I2 आपको दिख गया है ना। अब देखिए यहां मीडियम क्या है बच्चों? बेसिक। तो ये तो IO3- बनता है, आपको पता होना चाहिए। और बेसिक मीडियम में बनता है MnO2। क्या बनता है? MnO2। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? I2 एंड MnO2। ऑप्शन नंबर 4 इज द क्या? करेक्ट चॉइस। अब देखो बच्चों, ये है लेंथेनाइट सीरीज से। कहां से है बच्चों? ये लेंथेनाइट क्या? सीरीज से। तो आपको पता है ये हो गया लेंथेनम 3+ बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, सेरियम 3+, और हम लोग लास्ट में कहा जाएगा? ल्यूटेटियम 3+ में, है ना। तो आपको पता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, जैसे जैसे बताइए क्या इंक्रीज करता है बच्चों? एटॉमिक क्या नंबर, इनका रेडियस डिक्रीज करता है। तो सबसे छोटा रेडियस किसका होगा? इसका होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा? तो आप देखिए जो La3+ है, जो La3+ है उसका रेडियस क्या है? 1.06 है। तो बताइए जो Lu3+ है उसका रेडियस क्या होगा? इससे बहुत छोटा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 तो बड़ा दे दिया, ऑप्शन नंबर 2 भी बड़ा दे दिया, 3 इक्वल दे दिया, छोटा कौन सा दिया? 4। समझ में आ रहा है? ये डाटा याद करने का नहीं था बच्चों, डाटा को एनालाइज करने का था।
ये बच्चों क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। देखिए क्या है क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर क्या दिस, है ना। तो आप देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए NiEN2, ये तो पता है EN का मतलब क्या है, इथाइलिन डायमीन है, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब यहाँ जो निकेल है वो किस फॉर्म में है, +2 के फॉर्म में है। तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आप क्या लिखोगे, आर्गन 4s0 क्या लिखोगे 3d क्या 8, है ना। तो बच्चों अब ये जो EN है ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब ये पेयरिंग कराएगा, क्या कराएगा ये पेयरिंग कराएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये हो गया डी का 5 बॉक्सेस होगा, फिर आएगा S, फिर आएगा P 3 बॉक्सेस, तो ये तो खाली है, ठीक है। ये तो 3D का है ना, ये किसका, ये 4s है ना बच्चों, और ये क्या है 4p है ना। तो आप देखिए 4s में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, D में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 क्या 8। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब ये यहां पे पेयर होगा, तो जब ये पेयरिंग होगा तो हर बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये देखो आप, यहां पे एक D खाली हो गया, यहां पे S खाली हो गया और यहां पे P का 2 खाली हो गया, मतलब ये DsP2 होगा, क्या होगा DsP2 होगा, है ना। दिख रहा है कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहां पे नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, सही बात है DsP2 तो होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब क्या होगा डायामैग्नेटिक होगा, और DsP2 मतलब क्या होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो जब बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं तो भैया 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं रहेगा, कितना रहेगा 4, मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट आपको, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। आइए देखिए ये भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब इधर देखिए बच्चों, आपको ये बात पता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0 है मतलब वो पैरामैग्नेटिक होता है ना बच्चों। और मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है कि रूट ओवर क्या होता है n इंटू n+2 bm होता है ना। तो आपको यहां से पता है कि अगर n ज्यादा होगा तो म्यू भी ज्यादा होगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो चलिए सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं, है ना। तो जब आप सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां से आपको मिलेगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां मिलेगा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहां मिलेगा 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों याद रखना कि ये जो Cl है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहां पेयरिंग मत कराना। Cl है वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग मत कराना। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहां पेयरिंग होगा, ठीक है। उसके बाद निकाला गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द क्या करेक्ट चॉइस, जो यहां पे दिख रहा है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है और ये याद रखने वाली क्वेश्चन है, लिखा है लीड पॉइजनिंग इन द बॉडी कैन बी रिमूव बाय, ये याद रखना। EDTA का पता है ना, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट इन द फॉर्म ऑफ क्या रहता है, ये कैल्शियम डाइहाइड्रोजन क्या सॉल्ट। देखो ऐसा दिखता है इसका फॉर्मूला, ये देखो ऐसा फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस। आगे देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन, एसर्शन है रीजन है, बोलता है कि ये पैरामैग्नेटिक है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है D2sp3 है। आइए देखते हैं, ये देखो ये तो दिख रहा है, चलो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूं आपको, है ना। कंपाउंड क्या था मेरा CrNH3 6 3+, है ना, CrNH3 6 3+, यही था। तो सबसे पहली बात यह है बच्चों कि ये जो एमोनिया है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों, इसका मतलब ये पेयरिंग कराएगा, क्या कराएगा ये पेयरिंग।
तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहां जो क्रोमियम का चार्ज है वो है +6, क्या है, सॉरी +3 है ना, क्योंकि अमोनिया क्या है, न्यूट्रल। तो अगर मैं क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे आर्गन 4s1 3d क्या 5, लेकिन यहां पे क्रोमियम क्या है बच्चों 3+ है, मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से निकलेगा, s से, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बच्चों, d से, है ना। तो आप देखिए कि d के पास 5 बॉक्स है ना बच्चों, 1 2 3, है ना। आप देखिए अब ये हो गया 4s और ये हो गया 4p, है ना। तो आप देखिए कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, आप यहां पेयरिंग कराओगे ही नहीं, क्यों नहीं कराओगे, क्योंकि 2 बॉक्स तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है ना। यही तो वीवीटी का क्या था, फेलवर था, तभी तो इसके बाद फेलवर के होने के बाद क्या बना था, CFT बना था, है ना। अगर वीवीटी फेल नहीं होता तो CFT बनता क्या, तो यही तो फेलवर ऑफ क्या है, वीवीटी है। जब 2 बॉक्स इसको मिल चुका है तो पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आपको दिख रहा है कि D2 क्या है, sp3 है और अनपेयर्ड 3 है, तो ऐसा ऑप्शन कुछ है क्या, आइए देखते हैं। सही, अनपेयर्ड 3 है, मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। अब ये दिख रहा है कि ये क्या D2 क्या है, D2 sp3 है, लेकिन आप बताओ जो रीजन है क्या वो एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, जो रीजन है क्या वो एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों, पैरामैग्नेटिक होने का रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना। तो अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो रीजन होना चाहिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो कौन सा हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए बच्चों 83 देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा टाइटेनियम H2O6 3+ कलरलेस, ओके। अब आपको पता है ना कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो जनरली उसको हम बोल सकता है कि वो क्या होता है, कलरलेस होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0 है तो वो कलर्ड होता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन, ड्यू टू क्या बच्चों, DD क्या ट्रांजिशन। तो आप देखिए यहां टाइटेनियम क्या है 3+ में है, मतलब यहां पे अनपेयर्ड क्या है 0 है, यहां स्कैंडियम क्या है 3+ में है, सॉरी टाइटेनियम क्या है बच्चों यहाँ 3+ में, यहां पे अनपेयर्ड क्या है नॉट इक्वल टू 0, है ना, और यहां स्कैंडियम क्या है 3+, मतलब यहां पे जो अनपेयर्ड है वो क्या है 0, क्यों, आप देखिए स्कैंडियम ये क्या हो गया टाइटेनियम, तो आपको पता है स्कैंडियम का कितना होता है नंबर 21 और ये कितना होगा 22, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप, आर्गन 4s2 3d1, है ना बच्चों, इसका क्या लिखोगे बताओ, आर्गन 4s2 3d2, है ना। तो यहां स्कैंडियम 3+ है तो यहां भी 0 हो जाएगा, यहां भी 0, अनपेयर्ड है ही नहीं, लेकिन यहां तो 0 होगा, लेकिन यहां तो 1 एक रह जाएगा ना बच्चों, इसीलिए ये देखो लिखा हुआ एक कलर्ड है, हाँ बिल्कुल सही बात, और ये क्या है कलरलेस, बिल्कुल सही बात है। अब लिखा है टाइटेनियम 3+ हैज D1 3d1, सही बात है, वेयर स्कैंडियम 3+ हैज नो अनपेयर्ड, सही बात है, मतलब बच्चों एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द ब्लड रेड कलर विथ FeCl3 इन सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट लाइजन एक्सट्रैक्ट। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए ऐसा कंपाउंड जहां पे नाइट्रोजन भी हो और सल्फर भी हो। तो देखिए कहां पे नाइट्रोजन भी और सल्फर भी है, यहां दिख रहा है आपको, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। अब देखिए क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग न्यूट्रल FeCl3। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसको मैं डिटेक्ट कर सकता हूं, किसके थ्रू,
जिसको मैं डिटेक्ट कर सकता हूं, बताओ किसके थ्रू कर सकता हूं? न्यूट्रल FeCl के थ्रू। तो याद रखना कि न्यूट्रल FeCl3 का रिएक्शन या तो फेनॉल्स के साथ होता है, फेनॉल्स के साथ, या फिर इनॉलिक फॉर्म ऑफ अल्कोहल के साथ। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए ये तो अल्कोहल है लेकिन ये फेनॉल नहीं है और ये कोई टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा, मतलब ये तो नहीं होगा। सेम चीज इसके साथ भी है। आप देखिए बच्चों, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 में आता हूं तो आप देखिए क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OCH3। तो बच्चों ये टॉटोमेरिज्म शो करता है और जब मैं इसका इनॉलिक फॉर्म बनाता हूं टॉटोमेरिज्म शो करने के बाद, तो दिस इज द इनॉलिक फॉर्म ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो आप देखिए इनॉलिक फॉर्म ऑफ अल्कोहल है, मतलब ये इसके साथ ये टेस्ट को पास करेगा, रिएक्शन करेगा। अब आप बोलोगे सर ये भी तो टॉटोमेरिज्म शो करता है। याद रखना ये एक्सेप्शनल केस होता है बच्चों, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस। अब देखो बच्चों क्या लिखा है, अल्काइल हैलाइड है ना बच्चों, और इसको कहां कन्वर्ट कर रहा है? अल्कोहल में। तो मान लो मैंने एक्वस NaOH ले लिया, सिंपल सी बात है। यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा? OH माइनस। यहां से हैलाइड जाएगा, उसके जगह पे कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ROH बन जाएगा, मतलब ये क्या बना? अल्कोहल। तो किसी को हटा के लगना मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, है ना बच्चों। मतलब ये कैसा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आगे देखिए बच्चों, बोला है इन द रिएक्शन। अब आपने पढ़ा होगा एल्डोल रिएक्शन, उसके बाद का टॉपिक था कैनिजारो रिएक्शन। तो ये रिएक्शन किसका है? कैनिजारो का है। तो ये देखिए ये अपन का हो गया बेंजल्डिहाइड और ये अपन का हो गया फॉर्मल्डिहाइड, और आपने यहां पे लिया कंसंट्रेटेड बेस लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इन दोनों में जिसका रेट ऑफ NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसका ज्यादा होगा वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको पता है कि इसका हाइयर होता है रेट ऑफ NAR, तो ये बनाएगा एसिड और ये क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो आप देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? है, ये एसिड बनाया और ये क्या बनाया? अल्कोहल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए आगे क्या लिखा है बच्चों, लिखा है एल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो क्या लिखा है, एल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ तो मान लो मैंने CH3 CH2 COO Na ले लिया, है ना, ले लिया एल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ क्या? कार्बोक्सिलिक क्या? एसिड लिया। उसके बाद क्या है आगे क्या लिखा है, अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। सही बात है, इसका हम लोग क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइसिस करता है ना। तो भैया बोलता है सॉल्यूशन फॉर्म हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सही बात है, याद कीजिए इसका आंसर क्या आया था? नॉर्मल ब्यूटेन, है ना, ट्वाइस हो जाता है ना बच्चों। इसको क्या बोलते थे हम लोग? कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे देखिए, द आयन विच इज नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय H2S इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? एक्चुअली याद रखना आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम 3+। ब्राउन रिंग टेस्ट आपको पता है किसके लिए होता है? नाइट्रेट के लिए होता है। अब देखो क्या पूछा है बच्चों, पूछा है नंबर ऑफ हेट्रो एटम। तो आपको पता है कि रिंग के अंदर अदर देन कार्बन जो एटम होता है उसको हेट्रो, तो रिंग के अंदर कितना? एक ही तो है, तो कितना हेट्रो एटम होगा? 1। अब देखिए इसका IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नेम। तो सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करो, और जब इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये देखिए तो ये हो गया ईस्टर। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे
1 2 3 4। तो सबसे पहले आप देखिए O से क्या कनेक्टेड है, इथाइल। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इथाइल लिखा आपने। 3 से क्या लगा है, मिथाइल लिखा आपने। कितना कार्बन है, 4, तो क्या लिखोगे, ब्यूट। 3 पे इन है ना, सफिक्स क्या होगा, O8। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, आपने 4 दिया होगा आज। अब देखो बच्चों, ये है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, आपको पता है। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये देखिए, सबसे पहले आपने यहां KOH लोगे तो N के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा, H वहां से निकल जाएगा, और जब वहां से H निकल जाएगा तो वहां पे आ जाएगा पोटेशियम, है ना बच्चों, सॉल्ट बन जाएगा, है ना। अब बच्चों अब आपने यहां से लिया है, ये तो A बन गया। अब आपने B के लिए C2H5Br लिया है, यहां से Br और यहां से K चला जाएगा तो ये NSR हो जाएगा, निकेलियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको पता है ये बात। तो आप देखिए अब N के साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा, C2H5, है ना। अब आपको पता है, अब इसका हाइलाइसिस करोगे तो ये एमाइन बना लेगा, है ना। ये क्या बना लेगा, C2H5NH2, है ना बच्चों। और ये बन जाएगा क्या, फिर से बन जाएगा ये थैलिक एसिड, आपको पता है, ये सब पढ़ा है आपने, है ना, एमाइन चैप्टर में। तो आप देखिए C और D, तो एक हमारा क्या है, इथाइल एमाइन, और एक क्या होगा, थैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। अब देखिए क्या पूछा है बच्चों, पूछा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस टू ऑब्टेन, मतलब आपको रिएक्टेंट पूछा है किसका प्रोडक्ट ये बनेगा। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 का देखते हैं। ये तो आपको पता है एडिशन सीन होता है ना, और जहां डबल बॉन्ड होगा वहां दोनों कार्बन में क्या लगेगा, DD लग जाएगा, है ना, लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखिए इसका प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो यहां से एक D कनेक्ट होगा और एक यहां से भी D कनेक्ट होगा, है ना बच्चों। अब चलिए इसका IUPAC नेम लिखिए, क्या लिखोगे, 1 2 3 4, मतलब 1,2 डाई ड्यूटेरो क्या, 2 मिथाइल क्या, ब्यूटेन। इसका नेम भी क्या होगा, देखो तो इसका नेम भी तो सेम मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस। हाँ, सर्दी हो गया भाई। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है ए गैसियस हाइड्रोकार्बन X ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन लाइट। अब कितना चाहिए आपको, 2 मोनो ब्रोमो अल्केन चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, तो ये है क्या, ये है CH3 CH2 CH3, है ना। तो यहां सही बात है, 2 ही तो मिलेगा। आप Br यहां लगाओ, बात सेम है, मतलब एक बन जाएगा CH3 CH2 Br, बिल्कुल सही बात है। और एक कहां लगाओ, सेंटर वाले कार्बन में H को हटा के, तो एक तो ये बनेगा। तो आप देखिए 2 ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कितना बार पढ़ा है आपने। साथ में क्या लेते हो, याद करो, HgSO4, याद आ रहा है। ये तो फिंकलस्टीन रिएक्शन आपको पता है कौन होता है, अल्काइल हैलाइड लिया, NaI लिया, क्यों, क्या बनाते हो, सोडियम, ये क्या लेते हो, सोडियम क्या, आयोडाइड, और बनाते क्या हो, अल्काइल आयोडाइड। याद आ रहा है, यही तो था, सिंपल सा क्वेश्चन। ये तो आपको पता है, ये आपने एनिलीन लिया और यहां क्या लिया, सोडियम नाइट्रेट HCl लिया, तो ए क्या बन जाएगा, आपको पता है, ये बन जाएगा C6H5, याद आ रहा है, N2+, और ये क्या हो जाएगा, Cl-, है ना। फिर आप यहां से क्या लोगे, KI लोगे, पोटेशियम आयोडाइड, तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, आइडोवेंजिन बन जाएगा, C6H5I, है ना, और यहां से क्या निकल जाएगा, N2 गैस, है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है ना, ऑप्शन नंबर 1। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर SN2 मैकेनिज्म। आपको पता है कि SN2 को कौन फेवर करता है, स्ट्रॉन्ग निक्लियोफाइल। कौन करता है, स्ट्रॉन्ग क्या, निक्लियोफाइल। तो 3 डिग्री हैलाइड तो SN1 की तरफ मूव करता है, पोलर प्रोटीन भी कहां मूव करता है, SN1 की तरफ। आप देखो लिखा है स्ट्रॉन्ग निक्लियोफाइल, है ना बच्चों। PCC ये तो पता है क्या था, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो किसका कॉम्प्लेक्स होता है ये CrO3 होता है ना, और साथ में क्या होता है, पाइरिडीन होता है ना बच्चों, और साथ में क्या होता है HCl, है ना। तो देखिए
क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पाइरिडीन एंड HCl। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस, है ना बच्चों। तो होपफुली बच्चों आपने एग्जाम अच्छे से दिया होगा, और ये मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप और भी अच्छा करो, और आपके पास जो 10 डेज बचे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए मेहनत करो। चलो जल्दी से आप, मैं चाहता हूं कि अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस में पहुंच जाओ और अपने सपने को पूरा करो। थैंक यू।